गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है तुम्हारे 2023 के फिजिक्स वाले पार्ट का, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो 25 तक हम लोग कवर कर चुके थे एंड दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C इज गिवन एंड द R वैल्यू इज आल्सो गिवन। सो तुम्हें L, C और R तीनों के वैल्यूज जो हैं वो तुम्हें, तो एलसीआर सर्किट गिवन है तो हम पहले एक एलसीआर सर्किट ड्रॉ करते हैं। सो सपोज मेरे पास ये इंडक्टर है, देन रेजिस्टेंस कह लो, और देन द कैपेसिटर। इस तीनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं एंड किसी एसी सोर्स से ऐसे अप्लाई किए। एंड अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एल की वैल्यू गिवन है 10 मिली हेनरी, सो दिस इज एल। रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हें गिवन है और कैपेसिटेंस की वैल्यू तीनों गिवन है। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, यहाँ पे अकर्स वर्ड छूटा हुआ है, रेजोनेंस अकर्स इज, हमें वो फ्रीक्वेंसी निकालना है जिसपे रेजोनेंस होगा। हम लोग ये जानते हैं फॉर रेजोनेंस एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। सो हम लोग यहाँ पे XL must be equals to XC. This is known as inductive reactance. This is known as capacitive reactance. तो XL का फॉर्मूला क्या होता है, XL is equals to omega L, and the XC part is equals to 1 upon omega C. So when you multiply this omega इधर ले आओ sequence side, so omega square is equals to 1 upon LCR. So we find the value of omega is equals to 1 by under root of L into C. So we have, this is the angular frequency, but we are saying that we have to find the frequency word. वैसे देखो रेडियन में भी आंसर गिवन है, रेडियन पर सेकंड में भी, एंड हर्ट्ज में भी गिवन है। तो हो सकता है ओमेगा की वैल्यू अगर निकालने बोले तो रेडियन पर सेकंड में भी आंसर आता। तो हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी कह रहा है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब समझेंगे f, 2 pi f, जहां f इज द फ्रीक्वेंसी। सो इसको हम लोग ओमेगा की जगह पर लिखेंगे 2 pi f, and this is equals to 1 upon under root of L into CR. So from here we get the value of frequency f as f equals to 1 by 2 pi under root L into CR. अब ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखो कितना आता है आंसर। सो 1 अपॉन दिस इज 2 pi under root L. L is given 10 मिली हेनरी, सो मिली को कन्वर्ट करोगे, सो 10 into 10 to the power minus 3 आया। एंड देन C कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोफैराड, है ना। सो हम लोग यहाँ पे माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power minus 6 आता है, माइक्रो मींस। और इस दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 10 to the power 9 minus 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 8। माइनस 8 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना है, 10 to the power minus 4, और उसको ऊपर ले जाओ देन वी गेट 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय 2 pi। ठीक है, 10 to the power ये माइनस 8 आया, माइनस 8 को रूट से बाहर निकालोगे माइनस 4, ऊपर ले जाएंगे 10 to the power प्लस 4, सो 10 4 दिस मच। सो एक 10 को यहाँ से कट करेंगे, दिस इज 5 and 3 0 and whole divided by pi. So 5000 upon this much। अब यहाँ पे हम लोग 50 को डिवाइड कर लेते हैं 3.14 से, तो डेसिमल हटा करके डिवाइड करोगे, दिस कम्स आउट, चलो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5000 whole divided by pi is 3.14। तो डेसिमल हटाओ, ऊपर 100 आ गया। अब ये 500 को डिवाइड कर लेते हैं, सो 500 डिवाइडेड बाय 314, सो 1 से कट करोगे 314 आया, 6 8 एंड 4 minus 3 1 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे डेसिमल लिखोगे एंड देन यहाँ 0 3 5 1.5, और बचा कितना यहाँ पे देखो, ये 10 to the power 3 है ना। सो दिस वैल्यू कम्स आउट 1.5 into 10 to the power 3। दिस मच हर्ट्ज इज योर आंसर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 1.5 के आसपास आ रहा है। अब इसको अगर हम किलो में कन्वर्ट करेंगे, तुम्हारा आंसर किलो में गिवन है, सो दिस इज 1.5 किलो हर्ट्ज। सो दिस इज योर आंसर। 15.5 किलो हर्ट्ज नहीं होगा, दिस इज 1.5 किलो हर्ट्ज। दिस आंसर इज 1.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर हम किसी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पूछ रहा है तुमसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। तो पहले तो ये देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 by ओमेगा C, एंड ओमेगा इज योर 2 pi f, सो वी राइट 2 pi f into CR। अब इसमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हो, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे अगर तुम डिक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना। ये कम करोगे तो ये बढ़ेगा, सो एक्स इंक्रीज हुआ तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, गलत है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस, ये भी गलत है क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछा। तो अब ध्यान से देखना, अगर तुम किसी कैपेसिटर पे एसी सोर्स अप्लाई किए तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, दैट इज योर IT, है ना, इसके अंदर। और यहाँ जो करंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव कंडक्टिव, जो IC कंडक्शन करंट। और ये दोनों वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो IC की वैल्यू और ID की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे अब हम IC की वैल्यू चेक कर लेंगे, कंडक्शन करंट मुझे मालूम है V इक्वल्स टू I और ओम्स लॉ से आसानी से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या है देखो, V इक्वल्स टू वी विल राइट I into XC, V इक्वल्स टू IR। अब यहाँ पे V XC की वैल्यू क्या हो रही है, XC की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई। जब XC इंक्रीज होगा तो यहाँ से देखो V डिवाइडेड बाय XC इज द करंट। ठीक है, तो XC की वैल्यू इंक्रीज हुई और ये इंक्रीज होगा तो ये जो करंट है वो डिक्रीज होगा।
एंड ये डिक्रीज हुआ, दैट इंप्लाइज द डिस्प्लेसमेंट करंट आल्सो डिक्रीजेस। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो डिक्रीज होगा। ये स्टेटमेंट समझ आ गया। ये पार्ट हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट्स आर इक्वल, है ना। तो अब ये दोनों इक्वल होता है, हमें एक्सी पहले से पता है, तो एक्सी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से कि कंडक्शन करंट कितना होगा, और वहां से वैल्यू निकाले तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तुम आईटी डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी जानते हो, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द डी फाई ई डिवाइडेड बाय dt, इसके बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इससे आसान है तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आंसर देखो, फिर अगला क्वेश्चन बोला, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तुमसे, अलोंग द एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी हमें एंगुलर एक्सेलरेशन या अल्फा का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जब ये सर्कुलर मोशन या रोटेशन पढ़े होंगे, अल्फा हो या एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, ये तीनों जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ये याद रखना, दिस इज नोन एज एक्सियल वेक्टर्स। और एक्सियल वेक्टर्स का जो डायरेक्शन होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे along the axis of rotation ये आंसर सही है, बाकी along the radius towards ये सारे गलत हैं। It is along the axis of rotation. These are the axial vectors, ठीक है। नेक्स्ट, the वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन, अभी डायरेक्ट देखो स्ट्रेट फॉर्मूला पे फॉर्मूला नहीं कह रहे हैं, थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारा। वेंचुरीमीटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, ये सब क्या था तुम्हारा, बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड था। सो वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, अगला कह रहा है इफ द गैल्वेनोमीटर G does not show any deflection। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो गैल्वेनोमीटर है कह रहा है G does not show any deflection। अब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, मतलब इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ करंट नहीं फ्लो कर रहा है इन द सर्किट, सो द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय, हमसे कह रहा है कि इस R की वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। तो तुम इस पॉइंट का वोल्टेज मान लो 0 वोल्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाना है, 0 वोल्ट। और यहाँ 0 है तो यहाँ से आगे बढ़ोगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, दैट इंक्रीजेस इज 2 वोल्ट। तो यहाँ पे 2 वोल्ट है, ठीक है। अब ये 2 वोल्ट है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो द वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट इज 2 वोल्ट। नाउ ये 0 है, यहाँ पे 10 वोल्ट अप्लाई किए तो यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा दैट वोल्टेज विल बिकम 10 वोल्ट। सो ये 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट है। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना। अब इस करंट की जो वैल्यू लिखोगे, अब ये करंट जब आगे आया, यहाँ आने के बाद करंट के 2 डायरेक्शन है, बट इस पार्ट में करंट कह रहा है 0 है। तो ये सारा करंट जो है वो मूव करता हुआ इस साइड ही आएगा, और दिस करंट एंड दिस करंट आर इक्वल। तो पहले तो मुझे ये पता चल गया कि करंट केवल ऐसे फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 है। तो इस पॉइंट का जो वोल्टेज था वो कितना आ गया, 10 वोल्ट, और इसका कितना है, 2 वोल्ट। सो वी कैन फाइंड द करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो द वैल्यू ऑफ करंट I कैन बी रिटन एज I इक्वल्स टू, थोड़ा फुल कलर बदलना है मुझे, देखो। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V is equals to I into R, we can find the value of this current. V is the potential difference. The potential difference is 10 minus 2. This one. This is equals to I into the value of R is 400. So we get it is 8 divided by 400. This is the amount of current. So 4 से cut करो 100, 4 2 जा, so the current value is 0.02 एम्पियर। सो इतना करंट जो है इस ब्रांच में फ्लो करना स्टार्ट किया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इस सर्किट में वो तुम्हें निकालना है। तो अब देखो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, तो 2, और यहाँ पे कितना है 0। सो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2। सो क्रॉस द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 is equals to, we write I into the resistance part that we have to count। अब यहाँ पे वोल्टेज तो पता है, करंट में मालूम वही करंट इसमें ही फ्लो कर रहा है, सो I value is 0.02 and into the resistance R। So the value of R is equals to 2 divided by 0.02 amp। decimal हटाओ, ऊपर 100, this 2 and this 2 cancels out, this is 100 ohm। So the resistance is 100 ohm, so its answer is 100। क्लियर है। तो ये भी तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट वे में एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 12 वोल्ट 60 वॉट लैम्प is connected to a secondary of a step down transformer। तो पहले हम ट्रांसफार्मर ड्रॉ करते हैं। तो सपोज मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी साइड हुआ, और इस ट्रांसफार्मर का ये दूसरा साइड है जिसको सेकेंडरी साइड बोल रहा है। ऐसे ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। और इस ट्रांसफार्मर के दूसरे एंड पे क्या कह रहा है, ऐड किए हो एक लैंप ऐड किया जो कि 12 वोल्ट एंड 60 वॉट का है। तो इसके क्रॉस मान लो हम ये एक लैंप ड्रॉ कर रहे हैं, और इस पे रेटिंग दी हुई है 12 वोल्ट एंड 60 वॉट, ये दिया हुआ है सेकेंडरी साइड। कनेक्टेड टू द सेकेंडरी साइड ऑफ दिस मच whose primary is connected to an AC mains of 220 वोल्ट। और इसका जो प्राइमरी साइड है इसके क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो 220 वोल्ट का है। Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? So हमें इस वाइंडिंग का करंट निकालना है। So suppose इस वाइंडिंग का करंट I1 है, और यहाँ सेकेंडरी साइड जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है। तो हम लोग प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के बीच का रिलेशन जानते हैं वोल्टेज का, क्या होता है,
v1 upon v2, primary side और secondary side का ratio equals to n1 upon n2, where n1 and n2 are the number of turns in the primary and secondary side. एंड जो थर्ड पार्ट था, करंट जो है वो इनवर्सली रिलेशन होता है, तो यहाँ पे I2 था और नीचे वाले पार्ट में क्या था, I1। ये तुम्हारा फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर का। अब इसमें हमें वोल्टेज दिया हुआ है और करंट निकालना है, तो हम इसका और इसका यूज करेंगे। वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी साइड मालूम है, करंट की वैल्यू हमें सेकेंडरी साइड क्या है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये जो रेटिंग गिवन है, वी राइट पावर इज इक्वल्स टू I इंटू वी, या आई स्क्वायर आर, और आई इंटू आर इज द वोल्टेज, पी इक्वल्स टू आई इंटू वी है। अब इसमें देखो पावर की वैल्यू कितनी है, तो पावर इज 60, करंट हमें I2 निकालना है और इस साइड जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज 12, सो द वैल्यू ऑफ I2 इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 12, सो दिस इज 5 एम्पियर। ठीक है, तो I2 निकाल लिए। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो V1 कितना था, वोल्टेज 220 डिवाइडेड बाय V2, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना है 12, दिस इज इक्वल्स टू I2 इज द करंट इन सेकेंडरी साइड एंड दैट वैल्यू इज 5 एंड I1 इज द करंट इन प्राइमरी साइड, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, आई इधर ले जाओ, सो I1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 220। ठीक है, तो यहाँ से कट कर लेते हैं। 2 से कट करोगे तो ये 1106, 5 से कट करोगे 22 आ गया, है ना। तो 2 से कट कर लो 11, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 समथिंग आ रहा है, सो 0.27 इज योर आंसर। इसको डिवाइड करना 0.2 टाइम्स 12। ठीक है, सो द करंट वैल्यू इज 0.27। ये भी इजी क्वेश्चन था तुम्हारा, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच एंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। सो तुम्हारे पास जो वेव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, दिस इज 48। ठीक है, ऐसा यूनिट में। Then the amplitude of the oscillating magnetic field is, अब हमें magnetic field की amplitude निकालनी है, maximum value इसको V0 और E0 से रिप्रेजेंट करोगे। Speed of light is 3 into 10 to the power 8, ये यहाँ पे पावर में है ये। ठीक है, सो हम लोग ये जानते हैं EBC, extremely backward cast, ऐसे हम लोग याद करते हैं, E equals to BC। अब यहाँ पे हमें B निकालना था, so the magnetic field B is equals to E डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा C। अब E की वैल्यू है 48 और C की वैल्यू है 3 into 10 to the power 8, so 3 से कट कर लो 16, तो ये आ गया तुम्हारा 16 into 10 to the power -8। अब 16 को 1.6 में कन्वर्ट किया हुआ है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 10 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1.6 10 से डिवाइड किया 10 से, तो ये हो जाएगा 10 to the power -7, so 1.6 into 10 to the power -7, तो इट्स आंसर इज दिस मच। ठीक है, तो देखो ये फिर भी फॉर्मूला बेस्ड है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोगों के ना फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे ना, कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है, ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड सेपरेटेड ट्रांसफार्मर कैपेसिटर एंड दिस मच, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल्स। तो ये आसान है, कैपेसिटर था इसका आंसर, ये पहले भी शायद हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन है, सो इट्स आंसर इज कैपेसिटर, जो कि रिपल को कम करता है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically downward with a velocity of 4। तो मान लो मेरे पास ये कोई ब्रिज है और इस ब्रिज से यहाँ से a student standing on the bridge, a small ball vertically upward with a velocity of this much। तो यहाँ ऊपर की ओर ये 4 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को थ्रो किया। The ball strikes the water surface after 4 सेकंड। तो कह रहा है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के 4 सेकंड के बाद ये ग्राउंड पे जाकर के या वाटर सरफेस पे जाकर हिट करता। तो टी तुम्हें गिवन है 4 सेकंड, upward with a velocity of this much, the ball strikes the water surface after 4 seconds, the height of bridge above water surface is। तो हमें इस हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करने बोला, तो हम यहाँ पे सिंपल हम लोग ये जानते हैं, अपवर्ड वेक्टर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड वेक्टर्स नेगेटिव, इस कांसेप्ट का एक्सिस के अकॉर्डिंग कन्वेंशन यूज करो एंड देन वी राइट s is equals to ut plus half at square। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब जो s है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे होगा ये, और ये नेगेटिव होना है, डाउनवर्ड वेक्टर्स इज नेगेटिव, दिस इज -h। Initial velocity is positive, so we write 4 and the t value is also 4 second, so ut and plus half। Acceleration is downward, so it is, अब कह रहा है कि acceleration 10 लेने, so -10 into the t square यानी 4 into 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 से 4, यहाँ पे भी ये टाइम जो है ये भी 4 सेकंड है, तो सॉल्व कर लेते हैं, -h 4 4 जा 16 and this value comes out -80। ठीक है, 4 2 जा 8 and then 80, so 80 minus this one देखो कितना हो जाएगा, 10 minus 6 4 7 minus 1 6 with negative sign, so the value of height is equals to 64 meter is your answer, so its answer is 64। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट ए बॉडी
lying on the floor of car remains stationary। तो कह रहा है कि कोई कार का फ्लोर है, मान लो मेरे पास ये कार का फ्लोर सरफेस है, ठीक है, और ये ग्राउंड कह रहा हूं। अब कह रहा है इसके ऊपर जो है क्या रखे हुए हो, लाइंग ऑन द फ्लोर ए बॉडी, इसके ऊपर किसी ब्लॉक को मान लो हम यहाँ पे ऐसे प्लेस करते हैं, ये ब्लॉक है। अब कह रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस कार का कितना होगा, लेट दैट एक्सेलरेशन इज ए नॉट, सो दैट जो है ये ब्लॉक जो है इस पे रेस्ट में रहे। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15। सो हमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू इज 0.15। अब म्यू पता है तो तुम अगर इसका एवरेज ड्रॉ करोगे, ब्लॉक कर देखो क्या क्या ब्लॉक पे फोर्सेस लगते हैं। पहला, इस सरफेस के कारण नॉर्मल फोर्स ऊपर आता है, दैट इज द एन। डाउनवर्ड इसका वेट दिखाओगे, दैट वैल्यू इज mg। और ये कार आगे जा रहा है तो कार पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता और ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता, ठीक है। तो ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे लगा और इसका भी एक्सेलरेशन कार के ही एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, दैट इज योर ए नॉट। अब हम इस ब्लॉक के एवरेज से जब तुम इक्वेशन लिखोगे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज F and that is equals to v right mass into acceleration। What is the maximum value of force? अगर हम A निकालने जाएंगे, यहाँ ध्यान देना, A की वैल्यू कितनी आ जाती है, F divided by m, acceleration is F upon m। बट A का हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी F की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। F का जितना ज्यादा वैल्यू होगा A उतना ज्यादा होगा, और हमें पता है A इज मैक्सिमम म्यू इनटू n, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू n होती है। तो इसकी जगह पे हम रखेंगे म्यू और n इज द mg, n equals to mg, this divided by mass, this is mu into g, so its answer is mu g। हम सॉल्व करना था डायरेक्ट mu g आंसर लिख लेते, बट एक्सप्लेन करने के लिए हम इतना डिटेल में बता रहे हैं। सो mu into g, mu की वैल्यू कितनी है देखो 0.15, और g कह रहा है क्वेश्चन में 10 लेने, so this gives you 1.5, so its answer is 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम है जिसमें ये डायपोल रखा हुआ है एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन, अब ये ना 10 टू द पावर 2 है, थोड़ा जो टाइप कर रहे हैं उसकी थोड़ी मिस्टेक है, इट इज 10 टू द पावर 2 वोल्ट, ठीक है, एट पॉइंट पी ड्यू टू द डायपोल इज। तो हमें इस पॉइंट जो पी पॉइंट में दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू। अब देखो डायपोल का पोटेंशियल हम लोग जो फॉर्मूला याद किए हुए हैं कि 2kp/r² या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 होता है, वो तब यूज करते हो जब डायपोल शॉर्ट डायपोल, मतलब जो डायपोल के बीच का डिस्टेंस है 2 है वो बहुत छोटा हो। लेकिन यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये जो r है दैट वैल्यू इज 5। तो यहाँ पे 5 के रिस्पेक्ट में 2a को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें नॉर्मली वो फॉर्मूला नहीं लगाना है इलेक्ट्रिक डायपोल का, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट डायपोल के लिए फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं। यहाँ पे हम अलग अलग चार्ज का इसका पोटेंशियल निकाल के डायरेक्टली ऐड करेंगे। सो वी गेट द पोटेंशियल एट पॉइंट p इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब इस प्लस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये 5, ये 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, सो इट्स पोटेंशियल इज k q डिवाइडेड बाय r वैल्यू इज 2 सेंटीमीटर, सो 2 into 10 to the power -12, ठीक है। अब ये जो माइनस है, माइनस के कारण इस पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 + 3 8, सो और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, सो माइनस kq डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस पार्ट इज 8, सो 8 into 10 to the power -12। ये वर्ड समझ आ रहा है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहा है, और kq/r इज द पोटेंशियल फार्मूला। तो ये तुम्हारा नेट पोटेंशियल है। अब इसको सॉल्व कर लो, kq डिवाइडेड बाय 10 to the power -2, और इवन 2 भी कॉमन ले लो, ये पूरा पार्ट, तो यहाँ पे तो 1 रह गया, माइनस यहाँ पे कितना रह जाएगा kq/2 इंटू, तो 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो 1/4 रह गया, ठीक है। तो 4 - 1 3/4 ये आया, सो दिस गिव्स यू 3/4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू व्हिच इज kq डिवाइडेड बाय 2, और 10 to the power -2 को ऊपर ले जाते हैं, सो इट इज 10 to the power 2 ये आया। So this gives you 3/8 times of kq into 10 to the power 2 is your answer। अब इसमें ऑप्शंस जो दिया हुआ है उसमें ध्यान देना, तुम्हारा पोटेंशियल 10 to the power 2 वोल्ट के टर्म में होना चाहिए, दिस मल्टीप्लाइड बाय द टर्म्स आना चाहिए। सो इसको छोड़ दो क्योंकि इसको क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। तो ये जो वैल्यू आया 3/8 kq इज योर आंसर, 3/8 टाइम्स ऑफ kq, इट्स आंसर इज बी। इसका आंसर जो है ये बी वाला पार्ट है, 3/8 kq, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल पार्ट। नेक्स्ट वन कह रहा है a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u। When bullet travels 24 centimeter through the block along its horizontal horizontal, velocity of the bullet becomes u divided by 3। So इसकी जो velocity है वो u/3 हो जाती है। तो यहाँ पे जो कह रहा है उसको पहले हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास ये वुडन ब्लॉक है, इतने थिकनेस का ले रहे हैं, और इस वुडन ब्लॉक में कह रहा था जब हम यहाँ से बुलेट को फायर करते हैं तो फायरिंग के टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी u, और ये जब कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाता है दैट डिस्टेंस इज 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय 3 हो गई, दिस मच। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। अब कह रहा है ये जाकर के और आगे गया और आगे गया, और उस पॉइंट पे जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है जिस समय ये ब्लॉक जो है दूसरे एंड पे आ जाता है। जब ये मूव करते हुए ब्लॉक का जो फाइनल एंड है वो ये है, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये स्टेटमेंट का पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब आगे क्या बोला देखो, ब्लॉक द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, इस इंफॉर्मेशन से हमें ये डी निकालना है, ब्लॉक का टोटल लेंथ कितना है। तो इस वाले पार्ट में देखो तुम
फोर्स से रिटार्डेशन निकाल लो ए और फिर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s वो भी लगा सकते हो, बट वी आर यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्योंकि मुझे यहाँ की वेलोसिटी मालूम है, तो हम पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए लगाते हैं वर्क डन बाय द फोर्स। मान लो रिटार्डिंग फोर्स कितना है F, तो वर्क डन वैल्यू कितना हो जाएगा F डॉट S की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि हम डिवाइड करेंगे तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fs cos थीटा, थीटा कितना होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है 24 और फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 180 है, cos 180 माइनस, तो ये वर्क डन नेगेटिव माइनस F इंटू 24 यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन। अगर वुडन ब्लॉक के कारण फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है, तभी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स को हम F मान रहे हैं, रिटार्डिंग फोर्स को F इंटू दिस मच इज द वर्क डन। दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इज फाइनल माइनस इनिशियल, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी विल राइट हाफ m into u by 3 whole square, ये हम लोगों का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m u स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन है इस पॉइंट और 24 सेंटीमीटर के बीच। अब हम अगला देखेंगे यहां से लेकर के इस पॉइंट से ना यहां तक के लिए अप्लाई कर लो पूरे के लिए, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स सेम होना है पूरे पूरे ब्लॉक का, चाहे यहाँ पे देखो यहाँ देखो आगे देखो, तो इस पूरे के लिए अगर लगाओगे देन द वर्क डन विल बी माइनस F इंटू डी, वर्क डन की वैल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नाउ इट इज डी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0 यहाँ रुक रहा है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m u स्क्वायर, सो दिस इज हाफ m u स्क्वायर। ये हम लोगों का दो केस में वर्क डन की वैल्यू आई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करोगे तो देखो माइनस भी कैंसिल हो गया, फोर्स भी कैंसिल हो गया और ये सेंटीमीटर वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाय d इज इक्वल्स टू, अब इस साइड आओ, हाफ एम यू स्क्वायर, अगर हम यहाँ से हाफ एम यू स्क्वायर से डिवाइड करें है ना, तो ये क्या आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ टर्म क्या आएगा, इसका स्क्वायर है तो 1/3 का होल स्क्वायर 1/9, तो ये वैल्यू मेरा ऊपर जो है वो 1/9 है, हाफ एम यू स्क्वायर से डिवाइड कर देते, ये कट गया, यहाँ पे भी हाफ एम यू स्क्वायर कट करोगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 1 ये पार्ट और नीचे -1, ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 1 माइनस 9 माइनस 8/9 डिवाइडेड बाय माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल एंड दिस गिव्स यू 8/9, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो d इज इक्वल्स टू d इधर ले जाओगे ये सही रहेगा 24 into 9 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज 27 सेंटीमीटर, तो ये आंसर इज 27 सेंटीमीटर, सो ब्लॉक का जो थिकनेस है दैट इज 27 सेंटीमीटर। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट। Next कह रहा है a satellite is orbiting just above the surface of Earth with period t. If d is the density of the Earth, g is the universal constant of gravitation. The quantity this much. तो हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखो कि अर्थ के सरफेस के पास है, मान लो मेरे पास ये अर्थ है और इसके क्लोज जो है कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो रेडियस होगा दैट x इज योर रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब हम पहले इस पार्टिकल पे ना फोर्सेस दिखाते हैं। अगर अर्थ का मास कैपिटल M, पार्टिकल का मास स्मॉल है, तो एक फोर्स तो अंदर की ओर लगा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज g टाइम्स कैपिटल M स्मॉल m by r स्क्वायर, gm by r स्क्वायर। एक फोर्स बाहर लगेगा कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv स्क्वायर by r या mr ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं, जो तुम्हारा mv स्क्वायर by r है और v हम लोग जानते हैं ओमेगा r होता है, सो m by r और v के प्लेस पे तुम ओमेगा r रख लो, ओमेगा r का होल स्क्वायर v इक्वल्स टू ओमेगा r, सो दिस गिव्स यू m r ओमेगा स्क्वायर, एक r से r कैंसिल, सो दिस वी हैव रिटन, क्योंकि ओमेगा में टाइम पीरियड आएगा इसलिए हम ओमेगा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये दोनों फोर्स इक्वल कर लो, सो वी गेट g कैपिटल M स्मॉल m by r स्क्वायर is equals to mr times the omega square। अब यहाँ से देखो स्मॉल m पार्ट कैंसिल्स आउट, सो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज gm डिवाइडेड बाय द r क्यूब, so the value of omega is equals to under root of gm divided by r cube, and this omega is 2 pi by time period, so it is 2 pi divided by time period। so अब इसको स्क्वायर करते हैं क्योंकि मुझे gd का रेशियो निकालना है, तो हम लोग इसको पहले हम d इज डेंसिटी ना, तो डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो इधर हो जाएगा 4 pi स्क्वायर by t स्क्वायर, ये एंड दैट इक्वल्स टू इस साइड स्क्वायर किए तो ये रह गया तुम्हारा g by r क्यूब एंड इनटू ये मास है, मास को डेंसिटी के, क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है तो मास को डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे मास निकालोगे तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी हम यहाँ पे मास जो है m, ये वाला m की जगह पे हम रख रहे हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 pi r क्यूब, ये वॉल्यूम है स्फीयर इसका, स्फीयर का है ना, सो r क्यूब एंड r क्यूब टर्म कैंसिल्स आउट, 4 पाई से ये 4 तो कट गया, पाई का ये स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रहा ये देखो, दिस साइड पाई डिवाइडेड बाय d स्क्वायर और इस साइड g into d डिवाइडेड बाय 3 है, ये फैक्टर है। अब हमें 3 पाई बाय gd निकालना है, सो 3 पाई बाय gd निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो दिस इज 3 पाई और gd डाउनवर्ड और ये इक्वल्स टू कितना आ गया t स्क्वायर, है ना,
सो यहाँ पे ये रेशियो जो है वो टी स्क्वायर लिखो, इसका आंसर इज सी, तो टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एसएचएम से बेस्ड कह रहा है कि एक्सटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो ये जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वेव है, तो जब जीरो से ये ग्राफ स्टार्ट है, दिस इज योर साइन ग्राफ, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका पोजीशन का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ये हम लोगों का इस एसएचएम का इक्वेशन है, और हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, तो देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, तो हम लोग यहाँ वैल्यूज रख लेते हैं पहले। x इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 इनटू sin एंड ओमेगा टी। ओमेगा कितना है, ओमेगा है यहाँ टाइम पीरियड, अगर देखोगे इस ग्राफ में तो टाइम पीरियड की एक ऑसिलेशन में जो टाइम है वो 8 सेकंड दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन, इसका ग्राफ रिपीट होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना गिवन है t, सो टाइम पीरियड इज 8 सेकंड, एक ऑसिलेशन का टाइम। तो sin ओमेगा इज 2 पाई बाई t, 2 पाई अपॉन t ये आता, और इनटू द t पार्ट। सो द इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू sin 2 पाई बाई टाइम पीरियड इज 8 इनटू t। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो फर्दर, तो दिस गिव्स यू sin 2 से कट करोगे तो दिस इज पाई डिवाइडेड बाय 4 इनटू टी आ गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन है x का। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी इज dx by dt, और इसका डिफरेंशिएशन बताया था t का कोएफिशिएंट जो है उससे मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin का cos एंड पाई बाय 4 जो है t का कोएफिशिएंट है, तो इट इज पाई बाय 4 इनटू sin का हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय 4t। ये समझ आ रहा है ना। देखो इसको डिफरेंशिएशन में होता क्या है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो टी वाला जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज टी का कोएफिशिएंट इनटू दिस मच। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आता, तो फिर टी का कोएफिशिएंट डीवी बाय डीटी होना है, तो टी का कोएफिशिएंट पाई 4 से पाई 4 बाहर ले आओ, तो दिस विल बिकम पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, एंड cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा टी, तो sin एंड पाई बाय 4 इनटू टी। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। देखो तो ये तुम्हारा पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो एक की वैल्यू इतनी आ गई। अब एक किस टाइम पे पूछ रहा था, 2 सेकंड पे, तो टी की जगह पे 2 रखो, ये अगर हम 2 रख देंगे तो दिस इज पाई बाय 2 sin 90 डिग्री कितना आ जाएगा 1, दिस इज 2 से 2 कट करोगे sin 90 comes out 1, so acceleration is minus of pi square by 16, so minus pi square upon 16 is your a answer, so a इसका आंसर है minus pi square by 16। ठीक है, तो ये हम लोगों का एसएचएम वाला पार्ट था जिससे हम लोग ये वैल्यूज निकालते हैं। अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो फिर हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, अभी हम ये क्वेश्चंस कवर करते हैं। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर इज, अब ये 0 डिग्री लिखा हुआ है ना, यही पावर ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 एंड 6.8 एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, तो हमें अल्फा निकालने वाला, हम लोग ये जानते हैं R2 is equals to R1 into 1 plus alpha times the temperature difference, ये फॉर्मूला होता है। अब R2 की वैल्यू जो अगला टेंपरेचर 6.8, तो इसकी जगह पे हम 6.8 is equals to R1, R1 is how much, R1 is 2, so this is 2 and then 1 plus alpha we have to count, and temperature difference is how much, 80 डिग्री, ये है बात का 2 का 0, so this is your 80, temperature difference is 80 minus 0, 80 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, 3 4 is 2 से डिवाइड कर लिए, और यहाँ पे 1 plus alpha into 80 है, so 1 minus करोगे तो this gives you 2.4 is equals to alpha into 80, so the value of alpha is equals to how much, 2.44 divided by 80, so decimal हटाओ 0 है 8 से, so 3 into 10 to the power minus 2, so 3 into 10 to the power minus 2 minus 4 ये सब तो नहीं है, this is the answer। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, ये कह रहा है 10 resistors each of resistance are connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistance। तुम्हारे पास कोई बैटरी है और 10 रेजिस्टेंस को जिसकी सबकी वैल्यू R है उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R प्लस R प्लस R, 10 टाइम्स R, सो वी राइट R इक्विवेलेंट जो है सीरीज में, दिस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10R सीरीज के लिए। ठीक है, अब इसको EMF से कनेक्ट किए, देन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, द करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स द वैल्यू ऑफ n इज, तो पहले करंट का हमें कंपैरिजन करना है सीरीज और पैरेलल में, तो ये सीरीज के लिए हम लोग लिख दे रहे हैं V की जगह पे E हो गया, V इक्वल्स टू I इन द सीरीज इनटू R की जगह पे हो जाएगा 10R। ये हम जल्दी में बता रहे, देखो ऐसे जब तुम 10 रेजिस्टेंस को जोड़ोगे जिसमें एक बैटरी लगाए जिसका EMF E है, यहाँ से फ्लो करने वाला करंट IS है जो हम निकाल रहे हैं, V इक्वल्स टू IS इनटू इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 10R। ठीक है, सो IS की वैल्यू कितनी आ गई, IS is equals to E divided by 10R, ये हम लोगों का सीरीज का करंट है। अब जब इनको हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 by R, पैरेलल के लिए RP लिख दे रहे हैं, सो दिस इज 1 by R plus 1 by R plus 1 by R 10 टाइम्स, क्योंकि 10 बार कर रहे हो, सबको ऐड करोगे तो 10 by R हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड by 10 आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दिस वन। फिर V इक्वल्स टू IR लगाओ, वोल्टेज इतना ही है, करंट इन पैरेलल IP और रेजिस्टेंस की वैल्यू R डिवाइडेड by 10 आ गई, सो द वैल्यू ऑफ IP इज इक्वल्स टू 10E divided by R है।
ठीक है। अब सीरीज और पैरेलल दोनों के करंट निकाल लिया, हमें कह रहा है करंट इंक्रीज इन एन फैक्टर। अब पैरेलल और सीरीज का रेशियो पहले निकाल लो, आईपी बाद वाला करंट डिवाइडेड बाय आई एस सीरीज का करंट। आईपी की वैल्यू कितनी है 10 ई डिवाइडेड बाय आर, और इसकी वैल्यू कितनी है ई डिवाइडेड बाय 10 आर। अब यहां से देखो ई बाय आर कैंसिल, और इसको सॉल्व करोगे 10 ऊपर चला जाएगा, 10 into 10 100। सो नया करंट जो बना आईपी वो कितना हो गया 100 into IS। तो पहला जो करंट था वो IS है, इसका कितना टाइम्स बढ़ाइए 100 टाइम्स, सो इट्स वैल्यू इज 100, एंड की जो वैल्यू कितनी हो गई 100 के इक्वल। सो दिस इज योर करंट इंक्रीजेस बाय 100 टाइम्स। नेक्स्ट वन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, ए वेरी लॉन्ग कंडक्टर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल से फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे ए से बी तक में ऐसे है। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर स्टेडी करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय। तो अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास सर्किट है, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, इसमें ये और ये दोनों सेमी इनफाइनाइट है और ये सेंट्रल पॉइंट है। तो इसके कारण जो करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। ठीक है, ये सेमी इनफाइनाइट के कारण फील्ड हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। तो इसका फील्ड और इसका फील्ड देखो सेम साइड है, इसका डायरेक्शन रियल क्रॉस आर इनवर्ड, ये यहाँ पे अंदर की ओर फील्ड जनरेट करेगा, और ये भी रियल क्रॉस आर, ये भी अंदर फील्ड जनरेट करता है। तो इस वायर और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, और टोटल मान लो पैरेलल सीरीज स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम बीएस लिख रहे हैं स्ट्रेट वायर का। सो दिस इज mu naught I divided by 4 pi, and x is this distance, perpendicular distance which is r, mu naught upon 4 pi r आ गया, और इसका 2 times, and this is inward। ये लाइन समझ रहा है, इनवर्ड डीएल क्रॉस आर के अकॉर्डिंग या राइट हैंड, जो भी तुम्हें रूल्स मालूम है, इसका करंट का डायरेक्शन निकालो, डीएल क्रॉस आर इज इनवर्ड। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर आ गया, जो तुम्हारे स्ट्रेट वायर है उसके कारण अंदर की ओर। अब ये बचा सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कुलर वायर है इसके कारण करंट नीचे डीएल क्रॉस बाहर की ओर फील्ड आएगा, इसके फील्ड को हम लोग सर्कुलर वायर का फील्ड बीसी लिख दे रहे हैं। अब बीसी की वैल्यू कितनी होगी देखो, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r, 4 into r, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर है। अब ये दोनों अपोजिट साइड है तो माइनस करना है, तो मान लो हम क्या कहते हैं, ये क्रॉस वाला बड़ा है तो नेट फील्ड अंदर बोलेंगे, ये अगर बड़ा होगा तो नेट फील्ड बाहर बोलेंगे। तो मान लो अभी क्रॉस वाला फील्ड बड़ा बोल रहे हैं, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू BS माइनस कितना लिखोगे BC। अब BS की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट, अब दोनों में जो कॉमन है हम यही पे लिख दे रहे हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ से पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2r कॉमन हो जाएगा, सो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, चलो 4r कॉमन ले रहे हैं, सो क्योंकि आंसर में तुम्हारे पास 4 बाहर है, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा होता, यहाँ पे 2 यहाँ लिखोगे तो 2 पर आ जाएगा, सो 2 माइनस, एंड देन इस वाले पार्ट पे कितना रह जाएगा, सॉरी 2 बाई पाई रह गया, दिस वैल्यू यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई पाई, 2 बाई पाई एंड माइनस यहाँ पे मेरा अपॉन 4r है, ये बाहर ले आते हैं, यहाँ पे कितना रहेगा 1। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये जो BS गेट लॉक है, BS की जो वैल्यू आई, ये BS क्या था अंदर, तो ये फील्ड हम बोलेंगे इनवर्ड। तो ये तुम्हारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नेट अपॉन 4 पाई 1 माइनस 2 पाई है। अब देखो आंसर 1 माइनस 2 पाई है, यानी अब इसका जो डायरेक्शन है वो किधर है मेरा इनवर्ड। अगर इसको उल्टा करोगे तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 2 बाई पाई, एंड तब बोलेंगे आउटवर्ड, यानी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वाला वैल्यू एज इट इज रहेगा। तो अगर हम ये बड़ा होता तो ये माइनस ये करेंगे, ये बड़ा होता तो ये, हम अभी क्या किए इसको बड़ा मान लिया, तो नेट फील्ड इज इनवर्ड, लेकिन ऑप्शन में इनवर्ड वाला नहीं है, तो मैग्नीट्यूड इतना और आउटवर्ड बोलोगे 1 माइनस 2 पाई अगर लेते हो, इससे इसको माइनस करते हैं तब, ठीक है। तो इट्स आंसर इज म्यू नॉट अपॉन 4r 1 minus 2 pi pointed away from the base, तो ये आंसर होगा। यहाँ पे क्या है pointed into the base, ये वाला ऑप्शन देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट डायरेक्शन इसका क्या है, पहले वाले ऑप्शन का डायरेक्शन क्या लिख रहा है into the base, तो into the base है तो मैग्नीट्यूड मेरा 2 pi minus 1 है, 1 minus 2 pi नहीं है, तो अगर मैग्नीट्यूड 1 minus 2 pi लिखेंगे then it is outward, so its answer is away from the base, so its answer is D, तो D इसका आंसर बना है। समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पार्ट क्या कह रहा है, a wire carrying a current I along the positive x direction, so कोई वायर है जिसमें करंट पॉजिटिव x एक्सिस के along है, इस करंट को हम लोग I लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो I into I कैप लिखेंगे, ठीक है। दिस इज योर करंट इन x एक्सिस। आगे क्या कह रहा है देखते हैं, इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना है जिसमें इस वायर को रखे हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, तो पहले तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है देखो, F इज इक्वल्स टू I into L क्रॉस B, I into L क्रॉस B होता है। सो करंट तो I है, L वेक्टर क्या लिखोगे यहाँ पे, तो L वेक्टर इज I times the I cap, L वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज तो करंट के ही डायरेक्शन में है, सो I into I cap आ गया, या सिंपल I cap लिख सकते हैं, L I cap, सॉरी I तो बाहर है। L वेक्टर क्या होता है, करंट एलिमेंट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, तो ये लेंथ L है, सो वी राइट दिस एज L और into the I cap, दिस इज योर L वेक्टर। तो I into L वेक्टर की जगह पे लिखोगे L I cap क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, सो इट इज 2I प्लस 3J एंड माइनस 4K, तो ये हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब इसको जो मल्टीप्लाई करके हम जानते हैं I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा, I क्रॉस J K के इक्वल, ऐसे सर्कुलर रूल से देखो
यहाँ पे i, यहाँ j, यहाँ k, है ना? इस डायरेक्शन में अगर क्रॉस करते हो तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ थर्ड के इक्वल, तो I क्रॉस j इज प्लस k, सो वी राइट i, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा 3 into l, 3l मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किए, और I क्रॉस j इज द k कैप, दिस मच, एंड फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 4 into l आ गया, 4 into l मैग्नीट्यूड, और I क्रॉस k, अब I क्रॉस k इज माइनस j, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस j कैप, ये तुम्हारा फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, हमें फोर्स वेक्टर है, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसमें देखो I और l तो बाहर आ जाएगा, सो I और l बाहर, और वेक्टर के पार्ट में रह गया 3k एंड प्लस 4j, 4j, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो अंडर रूट ऑफ I कंपोनेंट होल स्क्वायर, j कंपोनेंट होल स्क्वायर एंड k कंपोनेंट, तो 3 3 जा 9 एंड प्लस 4 4 जा 16, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा 5, सो इसके जगह पे 5 आ गया, सो इट्स आंसर इज 5IL, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 5IL, तो 5IL इट्स आंसर इज डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर ये एलसीआर सर्किट पे देखो, द नेट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर विल बी, अब यहाँ जो तुम्हारे पास इंपेडेंस निकालना है, तुम लोग देखो रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में, एक्सएल ऊपर होता है और एक्ससी नीचे होता है, तो हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आर की वैल्यू तुम्हें गिवन है 10 ओम, सो इट इज 10। एक्सएल की वैल्यू कितनी है, देखो एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होगा, अब ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज, तो 2 पाई एफ की वैल्यू 50 हो गई, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की वैल्यू है, और इनटू द एल, एल देखो डायग्राम में गिवन है 50 बाई पाई, सो 50 डिवाइडेड बाई पाई, और मिली है तो इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस पाई एंड दिस पाई कैंसिल, 5 5 5 2 जा 10, तो 100 100 into 50, 5000, तो 5 रह गया ये वैल्यू, 10 टू द -3 से 10 टू द 3 कैंसिल, दिस इज 5 ओम। सेम वे में एक्स सी निकालो, एक्स सी कितना हो जाएगा, एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, so this part actually यहाँ solve कर लेते हैं, 1 by omega is 2 pi f is 50, 2 pi f, और the value of c is 10 to the power 3 upon pi, so 10 to the power 3 divided by pi है, और माइक्रो है तो 10 to the power -6 लिखोगे। अब ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, so ये 100 100 और 3 10 to the power 5, और ये 10 to the power -6, 10 to the power -1 ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power 1, so 10 हो। तो हमें एक्सएल एक्सी मालूम है, तो हमसे कह रहा था इंपेडेंस, तो देखो एक्सएल की जो वैल्यू है वो कितना आया है 5, एक्ससी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 10, तो इन दोनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड आ गया, दोनों का माइनस, दिस इज 10 माइनस 5 5, और इस साइड 10 है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो टोटल इंपेडेंस होगा, दैट इज योर जेड, सो जेड इक्वल्स टू अंडर रूट 10 होल स्क्वायर 100 प्लस 5 होल स्क्वायर 25, दिस इज अंडर रूट ऑफ 125, तो 25 into 5 तो 5 रूट 5, 25 को बाहर निकाल लो 5/5, इट्स आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है इन द फिगर शोज व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो हमें इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, यहाँ पे ना 3 लेंस है, पहले तो हम अलग अलग लेंस का ये निकाल लेते हैं, ये वाला जो लेंस है, ये लेंस, इसका रेडियस देखो, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका म्यू दिया हुआ है 1.6 म्यू की वैल्यू, है ना, और ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 r2 20 है, सो दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब इसका अगर फोकल लेंथ हम f1 मानते हैं, देन वी राइट 1 अपॉन f1 इक्वल्स टू म्यू -1, सो 1.6 -1 टाइम्स 1 अपॉन r1, मान लो हम रे ऐसे कंसीडर करते हैं, तो r1 की वैल्यू इनफाइनाइट पैरेलल है, ये प्लेन है इसलिए, और r2 की वैल्यू, इसका जो सेंटर है वो इधर होगा, और अब हम सेंटर पे जाएंगे तो मेरा मूवमेंट रे के डायरेक्शन में है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, सो प्लस ऑफ 20, 1/r1 minus 1/r2, तो ये फॉर्मूला से वैल्यू आ गया, दिस इज 0.6 इनटू ये वैल्यू 1/20 विद नेगेटिव साइन, ठीक है, तो डेसिमल हटा, नीचे 10 ले आओ, 2 से कट करोगे 10, तो 2 से 3, सो दिस इज -3/100 है, तो 0.03, ये 1/f1 की वैल्यू है। अब ये जो तीसरा वाला है, ये वाला, इसका भी फोकल लेंथ उतना ही होना है, दोनों आइडेंटिकल है, बीच वाला जो लेंस है उसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, इस वाले का ये रेडियस 20, ये रेडियस भी 20, और इसका जो म्यू है दैट म्यू इज 1.5, इसके लिए 1/f2 इज इक्वल्स टू म्यू -1 इनटू 1/r1, 1/r1 इज रे, अब इधर से लाओगे तो r1 इज +20 माइनस 1/r2, इसका जो सेंटर है वो इधर होगा, रे का वेट तो माइनस आएगा -20, तो दिस इज 0.5 इनटू ये वाला कितना हो जाएगा 2/10, 2/20, सो 1/10 वैल्यू आया, so दिस इज 0.05, ठीक है, और दिस इज 0.03 विद माइनस साइन, ठीक है। तो अब मेरे पास ये तीनों लेंस का फोकल लेंथ आ गया, हमसे निकालने के बाद पूछ रहा था फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, 3 लेंस है तो लेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fl, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, सो दो लेंस सेम है, सो 2/f1 हो गया और प्लस 1/f2 हो जाएगा, ठीक है, सो 2/f1 की वैल्यू देखो, 1/f1 कितना आया, 1/f1 इज पॉइंट -0.03
प्लस 1/f2, 1/f2 कितना है देखो, 1/f2 इज 0.05, तो ये वैल्यू 0.05 आ गया, ठीक है। और ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है ना। 1/f इक्विवेलेंट इज 2/f1 और 2 एंड 1/f, ये कैलकुलेशन चेक कर लिया, देखो यहाँ ध्यान से इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस नहीं है, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 into 1/fl, एंड 1/fl की वैल्यू इतना है, तो वी राइट माइनस ऑफ 0.03 एंड प्लस 1/f2, 1/f2 की वैल्यू 0.05 है, तो ये वैल्यू है, दिस इज 0. माइनस ऑफ 0.06 एंड प्लस 0.05, दिस इज माइनस ऑफ 0.01, ये वैल्यू है, दिस इज इन मीटर, सेंटीमीटर, R1 R2 सेंटीमीटर में है, तो दिस इज इन सेंटीमीटर। तो 1/f इक्विवेलेंट, so f इक्विवेलेंट कितने के इक्वल आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, so 1 divided by 0.01 with minus sign, this gives you 100, so minus 100 centimeter, so minus 100 centimeter is the f equivalent, क्लियर है। so ये हम लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, two thin lenses are of same focal length f but one is convex and the other is of concave, so एक convex lens है और एक concave lens है, इन दोनों को ऐसे कंबाइन किया बट दोनों के focal length जो है वो सेम कह रहा है। When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination is, so 1/f equivalent is 1/f1 और माइनस होगा diverging lens का, so this goes to 0, so f equivalent is 1/0, this is infinite, answer is A, ठीक है, तो इनफिनिटी चला आंसर। नेक्स्ट है देखो, इन द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल, अब ये जो गेट है अगर तुम लोग पढ़े होगे तो नैंड गेट है ना, एंड नॉर गेट, इस दोनों को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन गेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे फंडामेंटल गेट्स बना सकते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। अब ये जो डायग्राम है तुम्हारा, ये और गेट का सिंबल है, ठीक है। अगर इसके इससे हम लोग अगर देखें कि और गेट कैसे बनता है, तो और गेट जो है इससे इस तरह के अरेंजमेंट से बनता है, तो दिस इज योर और गेट। अब और गेट का ऑप्शन क्या है देखो, ए बी एंड आउटपुट, और गेट 0 1 0 1 ऐसे, दिस इज 0 0 1 1 ऐसे, ट्रुथ टेबल बनाते हो, इसको ऐड करोगे 0 1 1 1 प्लस 1 1, तो ये जिसमें टेबल में होगा, तो इट्स आंसर देखो सी वाला पार्ट है ना, 1 1 1, इट्स आंसर इज सी। तो ये हम लोगों का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है 2023 के पेपर्स का। अब हम लोग अगला जो पेपर होगा 2022 नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो आप आई होप तुम्हें ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम फास्ट एक्सप्लेनेशन किए हैं, फिर भी अगर डाउट होगा तो तुम कमेंट्स करके पूछ सकते हो, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।